हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी एक्जिया आईएएस एकेडमी। तो चलिए देखते हैं कौन से इम्पोर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल हैं जो रेलेवेंट रहेंगे एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से। एडमिशन ओपन है एक्जिया आईएएस एकेडमी में। आप हमारे फाउंडेशनल कोर्स से जुड़ सकते हैं जिसमें हम आपको कम्प्रिहेंसिव कवरेज प्रोवाइड करेंगे पूरे सिलेबस का। उसी के मुताबिक कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल दिया जाएगा। रेगुलर टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा बिफोर प्री एंड मेंस। एक्सपर्ट फैकल्टी के द्वारा गाइडेंस दिया जाएगा। वन ऑन वन मेंटोरिंग के तहत आपके जितने भी डाउट है उनको कैटर किए जाएंगे। प्लस रिमेडियल क्लासेस भी प्रोवाइड की जाएंगी। इन हाउस लाइब्रेरी फैसिलिटी से जुड़ के आप अपना प्रिपरेशन और अच्छी तरीके से कर सकते हैं। इसी के साथ आपको इन हाउस लाइब्रेरी फैकल्टी भी प्राप्त होगा जिससे आप अपना डाउट सॉल्व करवा सकते हैं स्पॉट में ही। फर्दर डिटेल में जानने के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे ऑफिशियल कांटेक्ट नंबर जो है 6002417488। तो चलिए देखते हैं आज का पहला आर्टिकल। तो आज का पहला आर्टिकल बात करता है रिगार्डिंग सिंथेटिक मीडिया। तो अभी सिंथेटिक मीडिया है क्या? तो सिंथेटिक मीडिया एक ब्रॉड टर्म है फॉर एनी ऑडियो और विजुअल या फिर जो इमेज कंटेंट बनाता है उस तरीके का जो मीडिया है उसको कहा जाता है सिंथेटिक मीडिया। स्पेशली आप जो एआई के ज़रिए जो चीज़ें बनती है, फॉर एग्जांपल डीप फेक बनना, ओके, तो वो एक पार्ट हो गया सिंथेटिक मीडिया का। तो सिंथेटिक मीडिया क्या करती है? आपकी रियल कंटेंट नहीं बनाती है। आपकी जो कंटेंट है वो आपके मॉडिफाइड होती है या फिर कॉपीड कंटेंट होती है या फिर उसमें काफ़ी ज़्यादा मॉर्फिंग किया जाता है। तो जैसे डीप फेक में हम देख सकते हैं कि किसी एक रियल जो एक दूसरे पर्सन का जो आप समझ लीजिए कि फेस है उसको किसी और जो आपके पर्सन है उस पर फिट कर देना, तो उस तरीके का डीप फेक जो है वो देखा जाता है। तो अभी डीप फेक क्या है? नाम सुनते ही हमें एक नेगेटिविटी आती है। ऑब्वियसली आती है क्योंकि इसको मोस्टली नेगेटिव काम के लिए ही यूज़ किया जाता है, लेकिन इसका पॉजिटिव काम भी है। फॉर एग्जांपल समझ लीजिए कि कोई आपके एक्टर है, तो कोई मूवी में काम कर रहे थे, उनका देहांत हो गया और प्रोजेक्ट जो है 90% कंप्लीट हुआ था, रेस्ट 10% छूट गया। तो उस 10% में उनका जो रोल है वो हम डीप फेक का इस्तेमाल करके कर सकते हैं। तो इसका नेगेटिव इस्तेमाल ज़्यादा होता है, लेकिन इसका अगर पॉजिटिव इस्तेमाल देखें तो काफ़ी है। तो अभी के समय पे क्या है, एक टेंशन सिंथेटिक मीडिया को लेके ये है कि आपका इतना ज़्यादा फेक एआई जनरेटेड वीडियोस बनता है, इमेज बनती है या फिर स्पीच जो है होते हैं वो बनते हैं, तो उससे ये आपका डिस्टिंग्विश कर पाना काफ़ी कठिन हो जाता है जो आपके यूज़र है या फिर व्यूअर है उनके लिए। और जो मिस इन्फॉर्मेशन है या फिर जो फेक इन्फॉर्मेशन है वो सोसाइटी में फैलती है, और इससे क्या है, आपका सोसाइटी में मिस इन्फॉर्मेशन के वजह से आपका सोशियो पॉलिटिकल जो स्टेबिलिटी है वो ख़त्म हो सकता है और इकोनॉमिक लॉस इससे फेस की जा सकती है। प्लस जो लोगों का प्राइवेसी है वो भी हार्म हो सकता है, लोगों का डिग्निटी भी इससे हार्म हो सकता है। तो इसी के लिए क्या है, गवर्नमेंट इसके ऊपर डिस्कस कर रही है या फिर चर्चे में है ये चीज़ें कि जो डीप फेक के कंटेंट है या फिर जो सिंथेटिक मीडिया द्वारा जो भी कंटेंट बनाया जाता है तो उसमें क्या करना चाहिए, लेबलिंग कर देना चाहिए कि कोई बात नहीं, लोग कोई कुछ चीज़ें बनाना चाहते हैं, क्रिएटिव हो या नॉन क्रिएटिव हो, जो भी हो एक्स वाई जेड, तो उसमें एक ये रिक्वायरमेंट लाने की कोशिश की जा रही है कि उसमें आपका एक डिस्क्लेमर रहेगा या फिर उसमें आपका क्या रहेगा, लेवलिंग रहेगा कि ये एआई जनरेटेड है या फिर ये आपके फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस है। जैसे कि आप देखते हैं ना कि जो नेटफ्लिक्स हो या फिर ओटीटी अदर ओटीटी प्लेटफॉर्म, उसमें जो भी कंटेंट होता है उसमें डिस्क्लेमर में लिख दिया जाता है, जैसे स्मोकिंग किल्स या फिर इंजोरस टू हेल्थ। तो उसी तरीके से क्या है, जो एआई कंटेंट रहेंगे उसमें लेवलिंग करना काफ़ी ज़रूरी है। तो लेवलिंग के लिए अभी क्या करने जा रही है गवर्नमेंट, जो हमारा आईटी एक्ट है, तो आईटी एक्ट 2000 का है, तो उसी एक्ट को क्या, उससे उसी एक्ट के तहत आईटी रूल्स बनाए जाते हैं। तो उसी रूल्स में क्या है, गवर्नमेंट ने ये सोल्यूशन प्रपोज्ड किया है कि जो आपके डीप फेक कंटेंट रहेंगे, एआई जनरेटेड कंटेंट रहेंगे, जो आपके क्रिएटिव चीज़ों के लिए या फिर नॉन क्रिएटिव हो या फिर फन के लिए हो, जो क्रिएट की जाएंगी उसमें लेवलिंग करना नेसेसरी रहेगा ताकि लोग क्या है इसका फ़र्क निकाल सके। ओके, तो अभी आप रिसेंटली मैंने भी बहुत सारे वीडियोस देखे हैं, फेसबुक में हो, इंस्टाग्राम में हो, जो आपके
फनी वीडियोस है, तो उसमें ऐसे देख के लगता है कि ये रियल जैसा है, लेकिन वो क्या है, एआई जनरेटेड है। तो जैसे कोई शेर आया, उसको कुत्ते ने खदेड़ दिया, तो उस तरीके का जो वीडियोस है, तो उसमें अगर आपका फन पर्पस से है और उसमें आपका ये डिस्क्लेमर है कि दिस कंटेंट इज़ फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस ओनली, या फिर एआई जनरेटेड, या फिर कोई आपका जैसे लोगो लगा रहता है एआई क्रिएटेड, तो उससे क्या है, लोगों को अंदर मिस जो इंफॉर्मेशन है, जो आपका मिसकंसेप्शन है, वो दूर होगा। तो इसीलिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो प्रपोजल ला रही है टू मैंडेट द लेबलिंग ऑफ एआई जनरेटेड कंटेंट एज अ नेसेसरी एंड वेलकम फर्स्ट स्टेप। तो इसमें अभी हम ये आर्टिकल जो है, इससे हम ये सभी चीज़ें समझेंगे कि एआई के ज़रिए क्या गलत हो सकता है और एआई को हम किस तरीके से इसका सही इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, तो जो लेबलिंग है क्यों किया जा रहा है, बिकॉज ऑफ द थ्रेट ऑफ डीप फेक। जो डीप फेक का जो थ्रेट है, तो 2024 के इलेक्शंस में हम देख सकते हैं कि डिफरेंट सॉर्ट ऑफ डीप फेक वीडियोस जो है वो वायरल हो रही थी। तो इससे क्या है, जो एक पब्लिक डिस्कोर्स है, जो एक पब्लिक का जो आपका इंफॉर्मेशन डिसामिनेशन है, उसमें क्या है, रॉन्ग इंफॉर्मेशन लोगों को जाता है। फिर गवर्नमेंट्स प्रपोज्ड सोल्यूशन, तो आईटी रूल्स 2021 को आपका रिफॉर्म लाते हुए उसमें लेवलिंग के बारे में कहा गया। फिर इसमें क्या है, द चैलेंज ऑफ एआई स्लोप, तो एक इस आर्टिकल में ये बात भी बताई गई है कि एआई स्लोप मतलब क्या, कि बहुत ज़्यादा कंटेंट और बहुत ज़्यादा आपका लो क्वालिटी कंटेंट जिसको मास प्रोड्यूस किया जाता है और इतना ज़्यादा फ्लडेड है कि ये आपका इसको रेगुलेट करना काफ़ी डिफ़िकल्ट है। अगर कोई उस कंटेंट को आपका उसमें लेवलिंग नहीं भी करता है, तो वो कंटेंट आपका कहाँ से जनरेट हुआ था वो पता लगाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, रेगुलेट करना मुश्किल हो जाता है। और अल्टीमेटली जिसने शेयर किया है उसको सही समझ के, राइट कंटेंट समझ के, उस तरीके के जो लोग रहेंगे उनको ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी रादर देन द क्रिएटर। तो वो एक चैलेंज इसमें आ सकता है एआई स्लोप में। वही चीज़ इसमें कही गई है कि एआई स्लोप में बहुत ज़्यादा मास कंटेंट प्रोड्यूस किया जा रहा है, तो जो प्रॉब्लम है उसका स्केल काफ़ी ज़्यादा रहेगा, क्योंकि इंडिया में वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट इंटरनेट यूजर बेस है। थर्डली देखिए तो रेगुलेटरी प्रेसिडेंट वर्सेस न्यू चैलेंज, तो रेगुलेटरी प्रेसिडेंट में हम पास्ट के फेलियर्स को देख सकते हैं। तो अभी देखना होगा कि कितना दूर जो ये न्यू चैलेंज है उसको ये टेकल कर पाती है। फॉर एग्जाम्पल ओटीटी जैसे प्लेटफॉर्म को लेके भी काफ़ी चर्चे में रहा है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म में भी जो कंटेंट है उसको मॉडरेट करना चाहिए, कंटेंट जो है उसमें ऊपर सेंसर रहना चाहिए। नेक्स्ट है आपका इंडस्ट्री इनिशिएटिव्स, तो इंडस्ट्री इनिशिएटिव्स के इनिशिएटिव में ये चीज़ें इस आर्टिकल में कही गई है कि जो गवर्नमेंट है या फिर रेगुलेटरी बॉडी है उनको इंडस्ट्री के साथ इनिशिएटिव लेना काफ़ी ज़रूरी है, ताकि जो इंडस्ट्री है एआई की, वो कंटेंट जो भी कंटेंट बनता है उसकी ऑथेंटिसिटी को चेक करें और ऑथेंटिक कंटेंट को ही डालें, या फिर जो आपके कंटेंट सोसाइटी को हार्म कर सकते हैं, पॉलिटी को हार्म कर, देश की पॉलिटी को बिगाड़ सकते हैं, वैसे कंटेंट को वो ब्रॉट डाउन करें। तो इसके लिए क्या चाहिएगा, द नीड फॉर एजाइल गवर्नेंस, तो एजाइल गवर्नेंस के बारे में कहा गया है कि काफ़ी जो सुपर एक्टिव है वो रहना पड़ेगा गवर्नेंस को, ताकि जो डीप फेक है जो सोसाइटी को इंस्टेबल बना सकती है, पॉलिटी में इंस्टेबिलिटी ला सकती है, इकोनॉमी में इंस्टेबिलिटी ला सकती है, वैसे कंटेंट को आपका मॉडरेट करने के लिए गवर्नेंस को एजाइल होना काफ़ी ज़रूरी रहेगा। बाकी इसमें अगर थोड़ा हिस्टोरिकल इवोल्यूशन अगर देखें तो अर्ली 2010 में अगर देखें तो जो सिंथेटिक मीडिया था उसमें आपका फोटो मैनिपुलेशन होता था थोड़ा बहुत, जैसे फोटोशॉप जो था, तो ये फोटोशॉप एक समय पे बहुत ज़्यादा चला, जैसे इमेज को ब्राइट कर देना, इमेज को और सुंदर बना देना, उस तरीके की चीज़ें, या फिर ड्रेस को चेंज कर देना, किसी ने ड्रेस अच्छा नहीं किया है तो उस तरीके का। तो उसमें तो पता लग जाता था कि ये आपका क्या है अर्ली स्टेज में, कि ये फोटोशॉप किया गया है। तो उस समय कन्विंसिंग फेक वीडियोस नहीं बनाई जा सकती थी, और जो बनाई जा सकती थी वो काफ़ी एक्सपेंसिव थी, जो सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री में ही इस्तेमाल होता था क्रिएटिव पर्पस के लिए। उसके बाद आपका आया जेनरेटिव एडवर्सरियल नेटवर्क, GAN, तो उसके बाद ये टर्निंग पॉइंट बन गया। तो इसमें मशीन लर्निंग के ज़रिए
आपकी जो रियलिस्टिक इमेजेस बनाई जाने लगी, इवेंचुअली वीडियोस बनने लगे, और 2017 के बाद हम देख सकते हैं डीप फेक आने लगा, और ये ज़्यादा एक्सप्लोड होने लगा आफ्टर जेनरेटिव एआई जब बनने लगा 2022 के बाद। और उसी के बाद गवर्नमेंट को लगा कि रेगुलेट करना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि जब भी कोई प्रॉब्लम सोसाइटी में आपकी ज़्यादा नहीं बढ़ती है, तब तक गवर्नमेंट उसको इतना रेगुलेट नहीं करना चाहती है कि लोगों का फ्रीडम है, लोग अपने फ्रीनेस के साथ चले। सो 2021 के बाद जो रेगुलेटरी रेस्पॉन्स है वो लिया गया। नेक्स्ट देखते हैं कि चैलेंज क्या है जो सिंथेटिक मीडिया है उसमें। एक तो जो भी आपका कंटेंट जनरेट होता है, किसने जनरेट किया है, उसके डिटेक्शन में डिफ़िकल्टी आती है। और जो आपका कंटेंट बनाता है उसका जो इंटेंट होता है वो काफ़ी मैलिशियस इंटेंट रहता है। तो ये भी एक प्रॉब्लम है कि सोसाइटी में अगर जितना ज़्यादा मैलिशियस इंटेंट रहेगा, उतना ज़्यादा मैलिशियस कंटेंट हमें देखने को मिलेगा। और इसी के साथ जो यूज़र रहेंगे उनका भी अगर इंटेंशन मैलिशियस रहा तो वो कंटेंट कभी ख़त्म नहीं होगा, इट विल स्प्रेड स्प्रेड एंड स्प्रेड। नेक्स्ट जो स्केल एंड वॉल्यूम है, क्योंकि सेकेंड लार्जेस्ट इंटरनेट यूज़र का बेस है इंडिया में, तो इससे क्या है, स्केल एंड वॉल्यूम जो है डीप फेक चीज़ों का वो काफ़ी ज़्यादा है। इसीलिए एनफोर्समेंट में भी क्या है, दिक्कत आती है, क्योंकि डिटेक्शन करने में डिफ़िकल्टी आ रही है, इंटेंशन समझने में डिफ़िकल्टी हो सकती है, स्केल एंड वॉल्यूम जो है, और इन्फोर्समेंट जो एजेंसी है वो काफ़ी क्या है, आपकी जो एम्प्लॉय है या फिर जो आपके पर्सोनल है वो काफ़ी कम है। फिर एक रेगुलेटरी लैगिंग देखी जाती है। तो रेगुलेटरी जो लैगिंग है क्यों देखी जाती है, क्योंकि आज का जो टेक्नोलॉजी है वो क्या है, आपके साल 2 साल में चेंज होते रहता है, और जो लॉ है उसको बनाने में कम से कम डेकेड लग जाते हैं, कि पहले सोचते हैं, फिर वो लॉ को लाना, फिर कभी लैप्स हो जाना, कभी पास ना होना, फिर लॉ को फ्रेम करने के बाद उसको फिर से उसके ऊपर रूल्स बनाना ताकि वो एग्जीक्यूट किया जा सके। और तब तक क्या होता है, आपकी जो पुराने टेक्नोलॉजी है वो आउटडेटेड हो जाते हैं और नई टेक्नोलॉजी आ जाती है। तो फिर से लॉ में चेंज लाना, तो लॉ का जो चेंजिंग है उसमें समय लगता है, क्योंकि उसमें काफ़ी कम्बरसम प्रोसेस है। आपके बिल को बनाना बाय द मिनिस्ट्री, देन अगेन आपका उसको लोकसभा राज्यसभा के द्वारा पास कराना, देन फिर एसेंट होना, एसेंट होने के बाद फिर पर्टिकुलर मिनिस्ट्री द्वारा उसका रूल्स बनाना, लोगों को समझाना, तो ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। ओके, और इसमें और एक चैलेंज है कि आपका जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है उसका भी एक आप दिक्कत देख सकते हैं, क्योंकि जो डीप फेक कंटेंट होता है उसको अभी कौन से कंटेंट के ऊपर जो है आपका बार लगाना है या बैन लगाना है। ओके, तो वो डिसाइड करने उस डिसीजन का जब समय आएगा तो उसमें एक चैलेंज ये भी आ जाएगा कि लोगों के पास जो क्रिएटिव फ्रीडम है वो रहना चाहिए, जो कि आपका आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1A के तहत आता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के तहत। बाकी जो आपका टर्म है वो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया ही है, सिंथेटिक मीडिया क्या है, डीप फेक क्या है, एआई स्लोप क्या है, आईटी रूल्स क्या है, वो हमें पता ही है। नेक्स्ट देखते हैं इसका लॉजिकल बेस। अगर देखें तो लॉजिक जो है उसमें हमें बेसिकली कॉन्सिक्वेंशलिस्ट और प्रिकॉशनरी लॉजिक के तहत इसको देखना है, कि जो भी हम कंटेंट बनाते हैं या फिर जो भी चीज़ें हम शेयर करते हैं उसमें हमें प्रिकॉशन बरतना ज़रूरी है, क्योंकि हम जो भी गलत सलत कंटेंट बनाएंगे तो उससे जो कॉन्सिक्वेंस है वो काफ़ी बुरा निकल सकता है। तो इसीलिए हमें क्या करना है, जो हमारे देश के पॉपुलेशन है उनके अंदर ये आपकी ट्रूथ और रियलिटी को खोजने की जो क्षमता है उसको डेवलप करनी ज़रूरी है बाय डिजिटल लर्निंग, जो डिजिटल लर्निंग में गैप है उसको फिल करके। सो इसीलिए क्या है, जो ट्रांसपेरेंसी है कंटेंट में वो रहना ज़रूरी है, ताकि जो भी कंटेंट हम बनाएं उसको एथिकली बनाएं, उससे कोई डिसेप्शन ना हो। नेक्स्ट देखते हैं इसका, अगर डायमेंशन देखें तो सोशल डायमेंशन से देखें तो जो डीप फेक है वो सोसाइटी का जो ट्रस्ट है मीडिया के ऊपर उसको इरोड करता है, इंस्टीट्यूशन के ऊपर जो ट्रस्ट है उसको इरोड करता है। देन पॉलिटिकली देखें तो जो आपका इलेक्टोरल प्रोसेस है उसका मैनिपुलेशन देखा जा सकता है, फेक पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा जो है वो देखी जा सकती है, जो ओपोनेंट है उसको डिस्क्रेडिट किया जा सकता है बाय फेक वीडियोस। लीगली अगर देखें तो जो आईटी रूल्स है या फिर एक्ट है उसके तहत हमें इन कंटेंट को रेगुलेट करना काफ़ी ज़रूरी है, जो डिफेमेटरी कंटेंट है, जो प्राइवेसी को वायलेट करती है वैसे कंटेंट को। एथिकली देखें तो काफ़ी डायलेमा हम इसमें देख सकते हैं रिगार्डिंग कॉन्सेंट, कि किसी का बिना कॉन्सेंट के कोई किसी का फेस को कॉपी करना, फिर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को वायलेट करना,
ओके, जैसे कि कोई ड्राइंग है उसको एआई के ज़रिए बना लेना, तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का वायलेशन है वो। इंटरनेशनली देखें तो ये जो मिस इन्फॉर्मेशन, डिस इन्फॉर्मेशन का जो प्रॉब्लम है, ये एक ग्लोबल इशू बन चुका है। इसलिए ग्लोबल कंसेंसस बनना इन प्लेटफॉर्म्स लाइक यूएनओ इज़ नीड ऑफ द आवर। इकोनॉमी के लिए देखें तो जो कॉस्ट फॉर टेक कंपनीज है टू डेवलप एंड इम्प्लीमेंट डिटेक्शन लेबलिंग सिस्टम, तो ये एक क्या होगा, अभी अगर गवर्नमेंट रेगुलेशन बनाती है, लॉ बनाती है, और जो आपकी इंटरमीडियरी है, इंटरमीडियरी मतलब जैसे चैट जीपीटी है, तो उनके ऊपर जो रेगुलेशन अगर डालेंगे तो उससे क्या होगा, उनका एक इकोनॉमिक कॉस्ट बढ़ेगा। तो वो कंप्लाई करेंगे नहीं करेंगे, वो भी एक इसमें चैलेंज हो जाता है, उनका जो खर्च है वो बढ़ता है। तो इसके लिए क्या होगा, जो यूज़र फी होगा वो भी बढ़ जाएगा। ओके, तो इसी के साथ बाकी कौन से किताबें आप पढ़ेंगे एनसीईआरटी से डेमोक्रेसी को समझने के लिए, राइट्स को समझने के लिए? फिर सोशियोलॉजी में हम सोसाइटी को समझेंगे, सोसाइटी का रूल्स, बिहेवियर, कल्चर को समझेंगे। फिर कंप्यूटर साइंस में हम साइबर सिक्योरिटी को समझेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को समझेंगे और उसको लिंक करेंगे। पॉलिटी के ऊपर इसका क्या पॉजिटिव नेगेटिव इम्पैक्ट रहेगा, सोसाइटी के ऊपर इसका क्या पॉजिटिव नेगेटिव इम्पैक्ट रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो 3-4 सिलेबस का जो पार्ट है उसको लिंक करके क्वेश्चन आपको देंगे सीधा। इसी में आप जैसे सोसाइटी सिर्फ सोशल चेंज एंड डेवलपमेंट ही नहीं पूछेगा कि सोशल चेंज एंड डेवलपमेंट कैसे आया है, बिकॉज ऑफ आपके आईटी बूम की आपका इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की वजह से सोसाइटी के ऊपर क्या चेंज आया, पॉलिटी में क्या चेंज आया, लॉ मेकिंग में क्या चेंज आया। दिस सॉर्ट ऑफ थिंग माइट बी आस्क्ड, सो it can be linked in so many ways, so you need to understand the art of interlinking. Then you need to see the syllabus. ये syllabus अगर देखें तो क्या है, आप ये चीज़ों का जो इम्पोर्टेंस है वो समझ पाएंगे। ओके, एथिक्स के पर्सपेक्टिव से जो डायलेमा हमने देखा, टेक्नोलॉजी के पर्सपेक्टिव से टेक्नोलॉजी किस तरीके से गवर्नेंस को इन्फ्लुएंस कर रही है, गवर्नेंस किस तरीके से टेक्नोलॉजी एंड इकोनॉमी को इन्फ्लुएंस कर रहा है, ऑल दिस सॉर्ट ऑफ थिंग्स नीड्स टू बी इंटरलिंक्ड। और ये तभी हो पाएगा जब आप चीज़ों को लिंक करते करते पढ़ेंगे और सिलेबस को समझेंगे अच्छी तरीके से। ओके, तो हम हमारे क्लास में सिलेबस को लगभग 10 दिन लगा के पहले तो सिलेबस को ही समझाते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। जब एक बार सिलेबस समझ जाएंगे, आपका ग्राउंड पूरा क्लियर है, आपने पूरा मैपिंग कर लिया, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या लिंक करना है, वो सभी हम 10 दिन के सिलेबस के क्लास में बताते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। ओके, सो नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है अबाउट ब्रेस्ट कैंसर के बारे में, और ब्रेस्ट कैंसर के लिए जो आपका सर्जरी होता है, मैस्टेक्टोमी, उसके बारे में बात करता है। तो लाइफ आफ्टर मैस्टेक्टोमी, तो अभी क्या होता है, जब ब्रेस्ट कैंसर होता है तब आपका उसको ठीक करने के लिए जो सर्जरी किया जाता है उसको ही कहा जाता है मैस्टेक्टोमी। तो मैस्टेक्टोमी होने के बाद क्या होता है, जो आपकी महिला रहती है, माँ हो, बहन हो या फिर वाइफ हो, तो उनके लाइफ में क्या होता है, एक चैलेंज आ जाता है, या फिर एक सिंगल वुमेन हो, उनके लाइफ में एक चैलेंज आ जाता है आफ्टर मैस्टेक्टोमी। क्योंकि मैस्टेक्टोमी में क्या होता है, सर्जरी करके जो ब्रेस्ट है उसको आपका रिमूव कर दिया जाता है। तो इससे क्या होता है, जो एक वुमेन की आइडेंटिटी है, या फिर जो वुमेन है वो डिप्रेशन में चली जा सकती है, या फिर जो वुमेन है उसको अपने बॉडी जो बॉडी को लेके उनको एक एंजाइटी फील हो सकता है, या फिर एक इन्फीरियोरिटी आ सकती है। तो ये सभी चीज़ें जो है उसके बारे में ये आर्टिकल बात कर रहा है। तो इसीलिए क्या है कि आपका पहला तो जो ब्रेस्ट कैंसर है उसके ऊपर जागरूकता फैलानी ज़रूरी है कि इसके जो रीज़न है, इसके जो कॉज है, इसका हम जब जागरूकता फैलाएंगे तो इससे क्या है, जो हमारी माताएं बहनें हैं, जो महिलाएं हैं, वो चीज़ों को समझेंगी कि उनको क्या प्रिकॉशंस लेना है। ओके, उसके बाद भी अगर किसी को होता है तो उसके लिए उनका सर्जरी होगा, मैस्टेक्टोमी होगा, और मैस्टेक्टोमी के बाद एक उनके चैलेंज आ जाता है लाइफ में कि लाइफ को कैसे नेविगेट करें। तो इसीलिए क्या करना है, सोसाइटी में इसके लिए भी जागरूकता फैलानी ज़रूरी है कि आपका लोगों को डिजीज़ हो जाता है, डिजीज़ होने के बाद उनका सर्जरी होता है, और सर्जरी होने के बाद क्या होता है, लाइफ में कुछ चेंजेस आती है। तो ये चेंजेस क्या है, नॉर्मल है, और इसको सोसाइटी में भी नॉर्मलाइज करना है, और जो आपके सफ़र कर रहे हैं, जो पेशेंट है, उनका भी लाइफ नॉर्मल हो, उसके लिए क्या करना है, एक बेटर अवेयरनेस सोसाइटी में जनरेट करना ज़रूरी है। तो इसीलिए इसमें ये आर्टिकल स्पेशली मैस्टेक्टोमी के बारे में ही बात कर रहा है। और जैसे कि आज के समय पे लाइफस्टाइल का चेंजेस की वजह से, खान पान की वजह से, स्टेगनेशन, लाइफ में काफ़ी ज़्यादा स्टेगनेशन आने की वजह से लोग क्या है, आपके
ज़्यादातर पहले की तरह जो आपका हार्ड वर्क है वो नहीं करते हैं, और इसी की वजह से क्या है, डिफरेंट सॉर्ट ऑफ डिजीज़ जैसे आपके कैंसर हो, ओके, या फिर ब्रेस्ट कैंसर हो, या फिर डायबिटीज़ हो, या फिर आपका हाई ब्लड प्रेशर हो, इस तरीके के प्रॉब्लम्स देखे जाते हैं। तो अभी मैस्टेक्टोमी होने के बाद क्या है, एक चैलेंज इन एक्सेप्टेंस आ जाता है कि वुमेन ऑफन फेस डिनाइल। तो वुमेन क्या करती है, सोसाइटी से, फैमिली से एक डिनाइल फेस करती है, एक फियर उनके मन में आता है, एक उनका आइडेंटिटी का लॉस हम देख सकते हैं, वो आइडेंटिटी लॉस जैसा फील करती है। और ये फील करने के पीछे उनका खुद का जो एक थॉट है वो तो जिम्मेदार है ही, लेकिन उससे भी ज़्यादा जो जिम्मेदार है वो है फैमिली एंड सोसाइटी या फिर पीयर ग्रुप। तो इसीलिए क्या करना है, एक उनको सपोर्ट देना काफ़ी ज़रूरी है। इसीलिए सपोर्ट देने के लिए फैमिली के पास बेटर एजुकेशन होना ज़रूरी है, काउंसलिंग होना ज़रूरी है, जो पीयर ग्रुप है उनको समझ में आना ज़रूरी है। तभी क्या किया जा सकता है, सोसाइटी में कॉन्फिडेंस बिल्ड किया जा सकता है कि ये ठीक है, अब हो गया, नॉर्मल है, सर्जरी हो गया, तो उसके बाद जो इंसान है उसको इंसान की तरह ही ट्रीट करना ज़रूरी है, ना कि उनके बॉडी पार्ट्स के हिसाब से उनको ट्रीट करना है। तो इसीलिए आपका क्या है, जो सर्वाइवर्स है ब्रेस्ट कैंसर के, या फिर आपका जो सर्जरी है उसके सर्वाइवर है, तो उनके अंदर एक एम्पावरमेंट लानी ज़रूरी है। वही चीज़ इस आर्टिकल में दिखा रहा है, और एडवोकेसी फॉर सेल्फ केयर दिखा रहा है कि सेल्फ केयर भी हमें लेनी काफ़ी ज़रूरी है, और हॉलिस्टिक रिकवरी करना है। तो अभी ब्रेस्ट कैंसर से रिकवरी हो गई, लेकिन उससे क्या है, एक मेंटल आपका ट्रोमा, मेंटल एंजाइटी आ गया बिकॉज ऑफ बॉडी में चेंजेस आने की वजह से। तो हॉलिस्टिक रिकवरी में हमें क्या करना है, हेल्थ की रिकवरी के साथ ही मेंटल रिकवरी, मेंटल हेल्थ में भी ध्यान देना ज़रूरी है, लाइक एड्रेसिंग डिप्रेशन, ताकि जो इंसान है वो सस्टेन कर सके अपने लाइफ में विदाउट एनी एंजाइटी, विदाउट एनी टेंशन, विदाउट एनी फियर एंड विदाउट एनी डिनायल। ओके, तो अभी इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखें तो हमारे देश में क्या है, काफ़ी कल्चरल बैरियर्स हम देख सकते हैं। अभी जैसे ब्रेस्ट कैंसर हो गया, तो उसके बाद अगर मैस्टेक्टोमी हुआ तो क्या है, एक मेंटल स्ट्रेन आता है, तो उसके लिए जो अवेयरनेस है उसको प्रमोट करना काफ़ी ज़रूरी है। बाकी जो सर्जरी है ब्रेस्ट कैंसर के लिए, वो एंशियन रेफरेंस अगर देखें तो 1775 में ही आपके क्या है, चिमनी का जो सूट है उसके बारे में पता लगा कि चिमनी के शूट के वजह से क्या होता है, डिफरेंट सॉर्ट ऑफ कैंसर्स होती है। तो कैंसर का प्रोग्रेशन होने लगा जिस तरीके से पोल्यूशन और लाइफस्टाइल बदलने लगा। फिर 19वीं सेंचुरी के बाद अगर देखें तो रेडिकल एरा आया, जिसमें क्या हुआ, आपका जो सर्जरी है ब्रेस्ट रिमूवल के लिए, तो उसमें एंटायर जो ब्रेस्ट है उसको ही रिमूव कर दिया जाता था। ओके, अभी तो काफ़ी चेंज आया है कि एंटायर ब्रेस्ट को रिमूव नहीं किया जाता है, एक्सट्रीम केसेस में ही किया जाता है। तो रिसेंट अगर हम देखें तो उसमें क्या है, डिफरेंट सॉर्ट ऑफ, जैसे आज का आपका HPV जो वैक्सीन है वो भी आया है टू प्रिवेंट ब्रेस्ट कैंसर। तो इसके लिए क्या है, एक सर्टेन लिमिट, एज लिमिट तक ही इसको दिया जा सकता है। तो इसीलिए जो भी हमारे एडोलसेंट गर्ल्स है, गर्ल चाइल्ड है, उनको वैक्सीनेशन करवाना काफ़ी ज़रूरी है। और नेक्स्ट क्या है, अगर इन फ्यूचर कोई प्रॉब्लम आता है तो उसमें हमें क्या करना है, प्रॉपर ट्रीटमेंट देते हुए उनका जो एक आपका मेंटल ट्रोमा आता है उसको कम करना ज़रूरी है। तो चैलेंजेस में अगर देखें तो इमोशनल ट्रोमा आ जाता है, वो वुमेन ऑफन फेस करती है अ प्रोफाउंड सेंस ऑफ ग्रीफ, लॉस एंड फियर ऑफ कैंसर रीअकरेंस। तो रीअकरेंस का भी एक डर रहता है, तो एंजाइटी ये सब ज़्यादा रहती है, तो क्या होता है, बॉडी भी अच्छी तरीके से रेस्पॉन्स नहीं कर पाती है। फिर एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट जो देखा जाता है कि सेल्फ स्टीम लो हो जाना आफ्टर सर्जरी, तो ये क्या करती है, एक आइडेंटिटी का क्राइसिस जनरेट करती है, एक फेमिनिटी का जो आइडेंटिटी होता है उसका आपका क्राइसिस जनरेट करती है। फिर सोशल आइसोलेशन देखा जाता है, तो ये सोसाइटी इसको और ट्रिगर करती है। तो सोसाइटी नीड्स टू अंडरस्टैंड इन दिस केस। ओके, फिर फिजिकल रिकवरी होना काफ़ी ज़रूरी है, फिजिकल पेन, स्टीफनेस, नमनेस से। ओके, फिर जो आपका रिलेशनल स्ट्रेन आता है कि रिलेशन में जो इंटीमेसी है उसमें स्ट्रेन आना, तो इन सभी चीज़ों को हील करना काफ़ी ज़रूरी है, वही चीज़ इसमें बताई गई है। बाकी मैस्टेक्टोमी का और डिफरेंट जो टेक्निक है, टोटल सिंपल मैस्टेक्टोमी, मॉडिफाइड रेडिकल मैस्टेक्टोमी, तो इतना हमें ज़्यादा डीप नहीं जाना है, बस समझना है कि डिफरेंट सॉर्ट ऑफ आपकी तरीके से क्या है, जो ब्रेस्ट कैंसर है उसको ठीक किया जा सकता है। फिर ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शन भी किया जा सकता है। तो ये सभी चीज़ें हम देख सकते हैं ताकि बॉडी इमेज को और सुधारी जा सके। ओके,
तो बाकी इसको सोशल डायमेंशन से देखें तो एक सोशल स्टिग्मा है, पॉलिटिकली देखें तो आपका पॉलिटिकली जो डिफरेंट सॉर्ट ऑफ पॉलिसी है टू रिमूव कैंसर, उसमें आपका है फिजिकल हेल्थ के साथ मेंटल हेल्थ को भी ध्यान देना काफ़ी ज़रूरी है। बाकी जो भी आपके पेशेंट है उसके साथ जो भी ट्रीटमेंट दी जाती है उनको, उसमें उनका इन्फॉर्म कंसेंट होना चाहिए, उनको काफ़ी अच्छी तरीके से बारीकी से चीज़ों को समझाना ज़रूरी है। ये इनका लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। ओके, एथिकली देखें तो पेशेंट का ऑटोनॉमी को मेंटेन करना काफ़ी ज़रूरी है। इंटरनेशनली देखें तो आपका इंटरनेशनल लेवल पे भी ये प्रॉब्लम अभी काफ़ी बढ़ी है, तो इसीलिए WHO जैसे ऑर्गेनाइजेशन को कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर कंट्रोल प्रोग्राम में ध्यान देना चाहिए। और इकोनॉमिकली देखें तो काफ़ी हाई कॉस्ट ट्रीटमेंट है, तो इसीलिए क्या है, या गवर्नमेंट को सब्सिडाइज सर्जरी का फैसिलिटी भी देना चाहिए, एज वेल एज जो पीपल है उनको भी ये अवेयरनेस होना चाहिए कि हम क्या करें, हेल्थ का इंश्योरेंस जो है वो लेके रखें। वे फॉरवर्ड में हम क्या लिख सकते हैं कि जो हेल्थ केयर प्रॉब्लम है उसमें हमें मेंटल हेल्थ को भी ध्यान देना है, सिस्टमेटाइज करना है फैमिली सपोर्ट को। फैमिली काफ़ी बड़ी आपकी सपोर्ट होती है, तो वो अगर सपोर्ट थोड़ा सा भी छोड़े तो उससे जो पेशेंट है या फिर जो पर्सन है वो काफ़ी टूट सकता है। प्रमोट करना है पब्लिक अवेयरनेस को पब्लिक के बीच, ताकि सोसाइटी में भी चेंजेस आ सके। फिर इन्हांस करना है मेडिकल ट्रेनिंग को, स्पेशली डॉक्टर को, नर्स को, ताकि वो और एम्पैथिक रह सके, बेटर कम्युनिकेशन कर सके, इमोशनल इंटेलिजेंस के तहत पेशेंट को सॉल्व कर सके। स्ट्रेंथन करना है पीयर नेटवर्क्स को, तो जो पीयर नेटवर्क्स है उसको भी स्ट्रेंथन करना है, ताकि जो सर्वाइवर है वो एक काफ़ी बेटर एक्सपीरियंस को शेयर कर सके, और उनका जो आपका एक फियर रहता है सोसाइटी से आउट हो जाना, वो चीज़ें ताकि दूर हो सके। ओके, तो इसी के साथ जो डिस्कशन है वो समाप्त होता है, फिर मिलेंगे डिफरेंट आर्टिकल के साथ। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।